Good morning to all of you. Myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College कोटा। हम बीएससी पार्ट थर्ड की यूनिट 5th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत सिंथेटिक पॉलीमर्स का अंदर जिगलर नाटा अथवा उपसहसंयोजन बहुलीकरण एवं कुछ प्रमुख वाइनिल बहुलकों के बारे में आज विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे जिगलर नाटा अथवा उपसहसंयोजन बहुलीकरण। लगभग 1953 तक जो समस्त वाइनिल बहुलीकरण मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न हो रहे थे, लेकिन इसके बाद एक नए प्रकार के बहुलीकरण ने इस क्षेत्र में क्रांति सी आ गई। इस विधि का आविष्कार किसने किया था? कार्ल जिगलर तथा ग्लूलियो नाटा ने किया था और इसी के लिए इन दोनों को संयुक्त रूप से 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस विधि में प्रयुक्त किए जाने वाले विशेष उत्प्रेरक को उन्हीं वैज्ञानिकों के सम्मान में क्या कहा गया? जिगलर नाटा उत्प्रेरक। और इसी प्रक्रम को क्या बोलते हैं? जिगलर नाटा बहुलीकरण, जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन भी। चूँकि इस विधि में असंतृप्त वाइनिल समूह उत्प्रेरक के साथ उपसहसंयोजन करता है, इस कारण इस विधि को हम क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजन बहुलीकरण। जिगलर नाटा उत्प्रेरक को बनाने के लिए किसी संक्रमण धातु लवण में एल्किल धातुओं को सह उत्प्रेरक के साथ मिलाया जाता है और एक सामान्य जिगलर नाटा उत्प्रेरक के रूप में TiCl4 तथा ट्राईएथिल एल्यूमिनियम को मिलाया जाता है। ये दोनों परस्पर क्रिया करके एक ऐसे सक्रिय उत्प्रेरक का निर्माण करते हैं जिसमें टाइटेनियम परमाणु के पास एक रिक्त उपसहसंयोजक संख्या होती है और इसके साथ एथिल समूह जुड़ा हुआ रहता है। TiCl4 ट्राईएथिल एल्यूमिनियम आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? जिगलर नाटा उत्प्रेरक, जिसमें कि एक तो एथिल समूह जुड़ा हुआ होता है और एक रिक्त उपसहसंयोजक संख्या होती है। इस उत्प्रेरक के संपर्क में यदि कोई एल्कीन उदाहरण जैसे एथिलीन का अणु आएगा तो वह इस रिक्त स्थान में टाइटेनियम परमाणु पर पहुंच करेगा और इसके पाई कक्षक टाइटेनियम के रिक्त डी कक्षक के साथ अतिव्यापन करके उपसहसंयोजक प्रकृति के एक पाई बंध का निर्माण करेंगे। क्या होगा इसमें? इस प्रकार से क्या होगा? यहाँ पर क्रिया करके एक पाई बंध का कक्षक टाइटेनियम के रिक्त डी कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके क्या बन रहे हैं? उपसहसंयोजक प्रकृति के पाई बंध का निर्माण करते हैं। इसके बाद में एथिलीन इकाई स्वयं को टाइटेनियम व एथिल समूह के बीच में प्रवेशित करा देती है और एक उपसहसंयोजक संख्या पुनः रिक्त हो जाती है। यहाँ पर जो एथीन है वो यहाँ वापस से आ जाएगी। यहाँ तो क्या हुआ? ये वाला यहाँ आ जाएगा तो वापस से यहाँ क्या हो जाएगा? रिक्त कक्षक हो जाएगा। फिर ये नए एथीन से इस प्रकार से उपसहसंयोजक बंध बना लेगा, फिर ये इसमें मिक्स हो जाएगा और फिर वापस से एक रिक्त उपसहसंयोजन संख्या क्रिएट हो जाएगी। इस प्रकार रिक्त स्थान आते ही उपयुक्त प्रकार की अभिक्रियाओं की पुनरावृत्ति होती रहती है और इस प्रकार की अभिक्रिया चलती रहती है और एथिलीन का बहुलीकरण होता जाता है और अंततः संभवतः हाइड्रोजन के प्रवेश से यह लंबी पॉलीएथी श्रृंखला टाइटेनियम से पृथक हो जाती है और हमें उत्पाद के रूप में पॉलीएथिलीन बहुलक प्राप्त होता है। इस उत्प्रेरक के अथवा इस प्रकार के बहुलीकरण से हमें दो बेनिफिट है। फर्स्ट क्या है? इसमें अशाखित लंबी श्रृंखला वाला रेखीय बहुलक प्राप्त होता है। जैसे पॉलीएथिलीन को यदि मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा बनाए जाए तो उत्पाद अत्यधिक शाखायुक्त होता है। इस कारण इनमें संपन्न होने वाला विशेष प्रकार का श्रृंखला स्थानांतरण जो कि बहुलिकीय अणु द्वारा संपन्न होता है, एथिलीन के बहुलीकरण में उच्च ताप की आवश्यकता पड़ती है और इस उच्च ताप पर जो वृद्धि करने वाला मुक्त मूलक होता है वह एथिलीन के द्विबंध पर जुड़ने के अतिरिक्त किसी बहुलिकीय श्रृंखला से प्रोटॉन को खींच लेता है। इस प्रकार इस श्रृंखला के मध्य में कहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और वहाँ से एक नई श्रृंखला बढ़ जाती है, जैसे यहाँ देखें, और इस प्रकार से ये श्रृंखला बढ़ जाती है। इस प्रकार के उच्च शाखित बहुलक
में क्रिस्टलीयता का अभाव होता है, जिससे उनके गलनांक व मजबूती कम हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि जिगलर नाटा से एथिलीन का बहुलीकरण करवाया जाए तो उत्पाद लगभग पूर्ण रूप से अशाखित अथवा क्रिस्टलीय प्राप्त होता है, जो कि उच्च गलनांक वाला तथा अधिक मजबूत एवं उपयोगी बहुलक होता है। सेकंड है, इसका उपयोग जिगलर नाटा उत्प्रेरक त्रिविमीय विशिष्ट होता है या स्टीरियोस्पेसिफिक होता है। अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख वाइनिल बहुलक के एग्जाम्पल्स। फर्स्ट है पॉलीस्टायरीन। इसे हम स्टायरीन अथवा वाइनिल बेंजील के बहुलीकरण द्वारा बनाते हैं। स्टायरीन के एन मॉलिक्यूल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? पॉलीस्टायरीन। यह अभिक्रिया भी मुक्त मूलक द्वारा संपन्न होती है, जिसमें पॉलीस्टायरीन इकाइयां परस्पर हेड एंड टेल हेड व्यवस्था में जुड़ती चली जाती हैं। ROOR पेरोक्साइड फ्री रेडिकल बनाता है। ये फ्री रेडिकल फिर स्टायरीन के एक लक्ष्य से क्रिया करके फ्री रेडिकल बनाता है, फिर फ्री रेडिकल नए एक लक्ष्य से क्रिया करके, इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है और अंततः हमें क्या प्राप्त होता है? पॉलीस्टायरीन। यह एक सुंदर पारदर्शी पदार्थ होता है और इसका उपयोग हम खिलौने, चाय पीने के प्याले और अन्य घरेलू सामान बनाने में करते हैं। सेकंड हम देखेंगे पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इसे हम वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण के द्वारा बनाते हैं। एन मॉलिक्यूल वाइनिल क्लोराइड के पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पेरोक्साइड की उपस्थिति के कारण यह अभिक्रिया मुक्त मूलक के द्वारा ही संपन्न होती है। इसका अणुभार लगभग 1,50,00,000 होता है और यह एक चमकीला, कठोर एवं दृढ़ होता है। इस रूप में इसका उपयोग पाइप, छड़े, PVC चादरें आदि बनाने में करते हैं। प्लास्टिसाइजर के रूप में इसमें एस्टर मिलाने से यह मुलायम हो जाता है और इसका उपयोग वाइनिल चमड़े के रूप में किया जाता है। वाइनिल चमड़े का उपयोग बरसाती कोट, हैंडबैग, खिलौने, पर्दे के कपड़े, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड आदि बनाने व फर्श की पॉलिश करने में किया जाता है। यह एक उत्तम विद्युत रोधी पदार्थ होता है, अतः इसे बिजली के तारों तथा विद्युत के उपकरणों को विद्युत रोधी बनाने में भी प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट है पॉलीएक्रिलेट। इसमें सर्वप्रथम है पॉलीमेथिल मैथेक्रिलेट। इसे मैथिल मैथेक्रिलेट के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। एन मॉलिक्यूल मैथिल क्रिलेट के आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? पॉलीमेथिल मैथेक्रिलेट। यह एक कठोर व पूर्ण रूप से पारदर्शी होता है। इस पर प्रकाश व समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः इसका उपयोग लेंस, पारदर्शी गुंबद, रोशनदान, वायुयान की खिड़कियां आदि पर कांच के रूप में किया जाता है। इसके औद्योगिक क्या नाम है? ल्यूसाइट भी बोला जाता है इसे, प्लेक्सीग्लास या एक्रिलाइट तथा पर्सपेक्स भी कहा जाता है। सेकंड है इसका पॉलीएथिल एक्रिलेट। इसे एथिल एक्रिलेट के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। इसमें एन मॉलिक्यूल एथिल एक्रिलेट के पॉलीमराइजेशन के होकर क्या बनाते हैं? पॉलीएथिल एक्रिलेट। यह एक कठोर तथा रबड़ जैसा पदार्थ होता है। चौथा है इसमें पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। इसे एक्रिलीन या ओरलोन भी कहा जाता है। इसे वाइनिल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। एन मॉलिक्यूल किसके? वाइनिल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल या एक्रिलेन बनाते हैं। यह एक कठोर सींग जैसे उच्च गलनांक वाला पदार्थ होता है। एक्रिलेन रेशों का उपयोग कपड़े, गलीचे व कंबल बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग अन्य बहुलक बनाने तथा उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने में भी किया जाता है। अब सेकंड स्टेप हम देखेंगे संघनन या पदवृद्धि बहुलीकरण। तो जब बहुलीकरण की प्रक्रिया में H2O या ROH जैसे किसी छोटे अणु का निष्कासन होता जा रहा हो तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संघनन बहुलीकरण या कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन। और उस बने हुए बहुलक को हम बोलते हैं संघनन बहुलक। पॉलीएमाइड एवं पॉलीएस्टर संघनन बहुलकों के उदाहरण हैं और संलग्न बहुलीकरण में प्रमुख रूप से एमाइड बनने और एस्टरीकरण
ट्रांसएस्टरीकरण की अभिक्रियाएं संपन्न होती है। संघनन बहुलीकरण की आवश्यक शर्तें। फर्स्ट है, क्रियाकारी एकलक अणु में कम से कम 2 क्रियात्मक समूह होने चाहिए। उदाहरण, एथिलीन ग्लाइकोल में 2 OH समूह, टरथैलिक अम्ल में 2 COOS समूह, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन में 2 NH2 समूह आदि संघनन बहुलीकरण में भाग लेकर नाइलोन, ड्रैक्रोन आदि बनाते हैं। जैसे यहाँ देखें, एथिलीन ग्लाइकोल है, टरथैलिक अम्ल है, इसमें से H2 निकल जाएगा तो क्या प्राप्त होगा हमें? पॉलीएथिलीन टरथैलेट या नाइलोन या डैक्रोन। इसी प्रकार से एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन आपस में क्रिया करते हैं तो NH2 मॉलिक्यूल निकलते हैं और हमें क्या प्राप्त होता है? नाइलोन 66। सेकंड कंडीशन क्या है इसमें? अणु में 2 विपरीत प्रकृति वाले क्रियात्मक समूह होने पर भी संघनन बहुलीकरण की प्रक्रिया संभव है। प्रकृति में प्रोटीनों का जैव संश्लेषण संघनन या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के कारण ही संभव है। एमिनो एसिडों में 2 विपरीत प्रकृति वाले समूह होते हैं, अम्लीय COH समूह और दूसरा कौन सा होता है? क्षारीय NH2 समूह, जो कि परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं? एमाइड। और एमाइड बंधन के द्वारा प्रत्येक एमिनो अम्ल संघनन बहुलीकरण के द्वारा प्रोटीन की बहुलक श्रृंखला बनाकर उससे जुड़ता चला जाता है। जैसे हम यहाँ देखें तो यहाँ क्या होगा? ये कौन सा बंध कहलाएगा? एमाइड बंध, CONH। और ये वाला कौन सा? यहाँ पर भी देखें हम, एमाइड बंधन। तो इस प्रकार से एक पॉलीपेप्टाइड बनता चला जाता है। थर्ड कंडीशन है, 2 समान प्रकृति वाले क्रियात्मक समूह होने पर भी यौगिक संघनन बहुलीकरण संपन्न करते हैं। डाइमेथिल टरथैलेट और एथिलीन ग्लाइकोल के संघनन बहुलीकरण में इसी प्रकार की अभिक्रिया संपन्न होती है। ये क्या है? डाइमेथिल टरथैलेट और ग्लाइकोल आपस में संघनन बहुलीकरण के द्वारा क्या बनाते हैं? N मोल ट्रांसएस्टरीकरण होता है और हमें क्या प्राप्त होता है? पॉलीएथिलीन टरथैलेट। संघनन बहुलीकरण की अभिक्रिया कई पदों में संपन्न होती है और प्रत्येक पद स्वनिर्भर होता है, अर्थात अभिक्रिया का कोई भी पद किसी दूसरे पद पर निर्भर नहीं करता है। इस कारण वर्तमान में संघनन बहुलीकरण को पद वृद्धि बहुलीकरण या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जैसे हम यहाँ देखें, एथेनडायोल टरथैलिक अम्ल से क्रिया करते हैं तो यहाँ से H2 यहाँ से निकलेगा और हमें क्या प्राप्त होगा? टरथैलेट। फिर वापस से ग्लाइकोल से ये वाला क्रिया करेगा। इस प्रकार से ये अभिक्रिया बढ़ती चली जाती है और हमें पॉलीएथिलीन टरथैलेट प्राप्त होता है। इस अभिक्रियाओं की क्रियाविधि सामान्य एमाइड बनने की अभिक्रियाओं अथवा ट्रांसएस्टरीकरण की भांति संपन्न होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पॉलीएस्टर क्या होते हैं, पॉलीएमाइड, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन आदि का हम विस्तृत रूप से नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।